थानेदार ने गहरा सांस लिया। तो आप इस औरत के साथ आए हैं? उसने मरियम की तरफ देखा। आप उस आदमी को नहीं जानते मलक जी, वो माँ बाप के कत्ल के जुर्म में लंबी सदा काट कर आया है। बाहर आते ही उसने लोगों को बुरे नताए की धमकियां देनी शुरू कर दी थी। एक आदमी को फंसाने के लिए उसने अपने मकान को आग लगा दी। क्या उसने उस आदमी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई? मलक मुनीर ने उसे घूरा। नहीं, लेकिन इससे पहले ही मैं पता चल गया कि मकान को आग इसने खुद ही लगाई थी और ये जुर्म है। इसका मकान तो जला ही था, दूसरे 2 मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। ना तू ये तो बता के तू वली है, तुमने ख्वाब में उसे अपने मकान को आग लगाते हुए देखा था? मलक मुनीर ने कहा, मैं ना तो वली हूँ ना मैंने कोई ख्वाब देखा था। थानेदार ने जवाब दिया। गुस्से के बायस उसके चेहरे पर सुर्खी बढ़ रही थी। मलक मुनीर की जगह कोई और होता तो वो अब तक उसे सलाखों के पीछे बंद कर चुका होता, मगर वो मलक मुनीर को अच्छी तरह जानता था। उसके ताल्लुकात बहुत ऊपर तक थे। लेकिन वो अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करते हुए बोला, एक आदमी ने इसके खिलाफ शिकायत की थी कि मकान को आग लगने से थोड़ी देर पहले इसने शार को मकान से निकलते हुए देखा था। ना ये तो बता के अपने घर में जाना कोई जुर्म है क्या? मलक मुनीर ने उसे घूरा। किसने शिकायत की थी? मुझे उसका नाम बताओ। मेरी बात गौर से सुनो थानेदार, मैं इस इलाके का काउंसलर हूँ। अपने इलाके के लोगों का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। मुझे उस शख्स का नाम बताओ जिसने शार के खिलाफ शिकायत की है कि उसने शार को अपने घर से निकलते हुए देखा था। वो इसके सामने वाले घर में ही रहता है, सलमान एडवोकेट, थानेदार ने बताया। और वो तो पहले ही बहुत खबीस आदमी है, जालसाज और धोखेबाज। मलक मुनीर ने कहा, सच बता, उसने तुम्हें कितने पैसे दिए थे? आप अपनी हद से बढ़ रहे हैं मलक जी। थानेदार की कुव्वत बर्दाश्त जवाब देने लगी, मुझे अपनी हद का पता है, तू अपनी खाल में रह। ये वर्दी पहनकर फिरौन मत बन। उस लड़के के खिलाफ कोई सबूत है? किसी जुर्म का बताओ मुझे, वरना अभी और इसी वक्त छोड़ दो इसे। थानेदार चलने में कुछ सोचता रहा, फिर मुहर्रर को बुलाकर पूछा, उस लड़के के खिलाफ अभी पर्चा तो नहीं काटा? कच्ची रिपोर्ट लिखी है जी, आपने कहा था अभी पर्चा ना काटा जाए। मुहर्रर ने जवाब दिया, यहाँ लेकर आओ उसे, थानेदार ने कहा। कुछ देर बाद शाल को एक पुलिस वाला थानेदार के कमरे में ले आया। शाल को थाने में लाए हुए तकरीबन 1 घंटा हुआ था और इस तरह से न पुलिस वाले उसकी ठीक ठाक मुरम्मत कर चुके थे। उसके होंठों पर खून जमा हुआ था और दाएं रुखसार पर भी स्याह धब्बा नजर आ रहा था। मरियम दौड़कर शारिक से लिपट गई और ताड़े मार मार कर रोने लगी। तुम वाकई इंसान नहीं, दरिंदे हो। मैं आ रही तुम्हारा बंदोबस्त करता हूँ। मलक मुनीर ने खूनख्वार नजरों से थानेदार की तरफ देखते हुए कहा, इसे ले जाओ मलक जी, कहीं ऐसा ना हो कि इसके साथ मैं तुम्हें भी बंद कर दूं। बहुत देखिए तुम जैसे काउंसलर, थानेदार की कुव्वत बर्दाश्त बिलाकर जवाब देगी। ओए ओए, तू मुझे बंद करेगा? मलक मुनीर का पारा भी चढ़ गया। कर दे बंद मुझे। कमरे में मौजूद दूसरे दोनों आदमी मलक मुनीर को पकड़कर जबरदस्ती बाहर ले आए। छोड़िए मलक जी, आपका काम हो गया, ले जाइए लड़के को, बात खत्म कर दे। एक आदमी ने उसे ठंडा करने की कोशिश की। काम तो मैं इस सिरौन का करूंगा, मलक चीखा। मलक के बोलने की आवाज सुनकर बहुत से लोग थाने के बाहर जमा हो गए। उन्हें जब सूरत-ए-हाल का पता चला तो वो भी पुलिस वालों को खुलकर गालियां बकने लगे। मलक मुनीर मरियम और शार्क के साथ थाने से बाहर आ गया। मरियम बहन, तुम घर जाओ, मैं 1-2 घंटों में आता हूँ इस लड़के को साथ लेकर, मलक मुनीर ने कहा। फिर यूं में 2 आदमियों की तरफ इशारा करते हुए बोला, ओए तुम दोनों मेरे साथ आओ। वो दोनों आदमी शार को लेकर मलक मुनीर के साथ एक तांगे में बैठ गए। उनका ख्याल था कि मलक मुनीर शार को हॉस्पिटल या किसी डॉक्टर के पास ले जा रहा है, मगर उनकी मंजिल DIG का दफ्तर साबित हुई। आमतौर पर DIG जैसे अफसरान से मुलाकात के लिए खासी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। आम आदमी तो उन तक पहुंच ही नहीं सकता, लेकिन वो मलक मुनीर था। काउंसलर होना भी कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मलक मुनीर एक दयानतदार और बेखौफ आदमी था। शहर में उसे खासी शहरत हासिल थी। वो खुद को कौम का खादिम समझता था और सरकारी अफसरान के बारे में तो उसका ख्याल था कि कौम के टैक्सों पर पलने वाले ये लोग भी कौम के खिदमतगार हैं। और पुलिस के अफसरान के बारे में तो उसका ख्याल था कि इनके दरवाजे 24 घंटे आवाम के लिए खुले रहने चाहिए। लेकिन मामला उसके बरक्स था। आम आदमी के लिए DIG के रुतबे के पुलिस ऑफिसर तक पहुंचना ऐसा ही था जैसे कोई गदागर बादशाह सलामत के दरबार तक रसाई हासिल करने की कोशिश कर रहा हो। पुलिस हेडक्वार्टर की बिल्डिंग में दाखिल होना भी एक आम आदमी के लिए नहायत कठिन मरहला था। लेकिन मलक मुनीर अपनी काउंसलरी की बुनियाद पर पर्ची बनवाकर अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गया। तो रास्ते में और भी सी रुकावटें खड़ी थी। साहब मीटिंग में है, साहब मसरूफ हैं, आज मुलाकात का दिन नहीं, क्या साहब ने पहले से मुलाकात का वक्त दे रखा है? दरख्वास्त कर दे जाइए, आपको बुला लिया जाएगा, वगैरह वगैरह। लेकिन मलक मुनीर जबरदस्ती उन रुकावटों को अबूर करता हुआ DIG के कमरे तक पहुंच गया। दरवाजे के सामने 2 कांस्टेबल खड़े थे, एक राइफल बरदार और दूसरा अर्दली। आप साहब के PA से मिल लें, वो पर्ची अंदर भिजवा देंगे तो आपको बुला लिया जाएगा। अर्दली ने आगे बढ़ने से रोक दिया। तुम मुझे नहीं जानता हुए पर्ची के लगते,
मलिक मुनीर ने कहा, मैं डीआईजी से मिलने आया हूँ, वजीर आजम से नहीं। उसने अर्दली को एक तरफ हटाया, एक हाथ से शार का बाजू पकड़ा और दूसरे हाथ से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। अंदर वाकई मीटिंग हो रही थी। शहर के तमाम एसपी और डीएसपी हजरात जमा थे। उन सब के सामने चाय के कप रखे हुए थे और चाय की चुस्कियों के साथ इस तरह बातें हो रही थी जैसे शादी की किसी तकरीब में आए हों। सर, ये लोग जबरदस्ती अंदर आ गए हैं, अर्दरी ने अंदर दाखिल होकर कहा। वो खासा बदहवास नजर आ रहा था। तमाम पुलिस अफसरान शाल और मलिक मुनीर की तरफ देख रहे थे। मलिक मुनीर का चेहरा डीआईजी के लिए अजनबी नहीं था। उस इलाके का एसपी भी मौजूद था। ठीक है, तुम जाओ, डीआईजी ने अर्दली को जाने का इशारा किया। फिर मलिक मुनीर की तरफ मुतवज्जो हो गया। मलिक साहब, हम इस वक्त एक जरूरी मीटिंग में मसरूफ हैं। अगर आप कोई देर साथ वाले कमरे में जाकर बैठ जाएं, तो मैं फारिग होकर आपसे मुलाकात करूंगा। जो जरूरी मीटिंग हो रही है वो तो मैं देख रहा हूँ, मलिक मुनीर ने तंजिया लहजे में कहा। मैं उस वक्त तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक ये फैसला ना हो जाए कि पुलिस आवाम की मुहाफिज है या ये डाकू लुटेरों का गिरोह है। मलिक साहब, इस इलाके के डीएसपी ने उसे घूरते हुए कहा, आपको मालूम होना चाहिए कि आप पुलिस के सरबराह से। आप चुप रहो जी, मलिक मुनीर ने उसे टोक दिया। पुलिस का सरबराह कुछ शहरियों का मुहाफिज होता है, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? एयर कंडीशन कमरों में बैठकर चाय पी रहे हैं और अपने मातहतों को खुली छुपी दे रखी है कि लोगों के साथ जो चाहे सलूक करते रहें। आपको जो शिकायत है वो, मैंने कहा ना आप चुप रहें। मलिक मुनीर ने एक बार फिर डीएसपी को टोक दिया। आपको मालूम ही नहीं कि आपके इलाके में क्या हो रहा है? बस वर्दी पहनकर अकड़ रहे हैं आप तो। इस वर्दी का आप पर कुछ हक है, पहले वो हक अदा करें फिर मुझसे बात करें। डीएसपी का चेहरा सुर्ख हो गया। वो एक झटके से कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, मगर डीआईजी ने उसे बैठ जाने का इशारा किया और मलिक मुनीर की तरफ देखते हुए बोला, तशरीफ रखिए मलिक साहब, ये नौजवान कौन है और बताइए क्या किस्सा है। किस्सा मुख्तसर ये है कि मलिक मुनीर ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा और फिर इशारे के साथ पेश आने वाले वाक़े की तफसील बताने लगा। आखिर में वो कह रहा था, अगर उस बदमाश थानेदार को बरतरफ ना किया गया तो मैं ये मामला ऊपर तक ले जाऊंगा। और ये डीएसपी साहब जो बैठे हैं, उसने इलाके के डीएसपी की तरफ इशारा किया। 14 साल पहले यही इस इलाके का थानेदार था। इसने 12 साल के बच्चे को माँ बाप के कत्ल के इल्जाम में उम्र कैद की सजा सुनवाई थी। मैं पूछता हूँ, क्या मिला इसे किसी का घर बर्बाद करके? पुलिस की वर्दी पहन लेने का मतलब ये तो नहीं क्या हम लोग कानून के मालिक बन गए हैं? मलिक साहब, डीआईजी ने कहा, पुलिस आवाम की खादिम है, आवाम की मुहाफिज है। इसमें कोई शुबा नहीं कि इस महकमे में कुछ काली भीड़ें भी है। ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ हमें कोई शिकायत मिलती है तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। अच्छे मुहाफिज लोग हैं आप, मलिक मुनीर ने कहा। मार मार कर हुलिया बिगाड़ दिया इस शरीफ आदमी का। वो शार की तरफ मुड़ गया। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो लिख दो, अगर कोई कार्रवाई ना हुई तो मैं ऊपर तक भी जा सकता हूँ। शार्क ने उस वाक़े की मुकम्मल तफसील लिखकर डीआईजी के हवाले कर दिया। उसने ये भी लिखा था कि जब से वो जेल से रिहा होकर आया है, इलाके का थानेदार उसे मुसलसल परेशान कर रहा है। डीआईजी ने दरवाज पर डीएसपी के नाम अहकामात लिख दिए। मुझे 2 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट मिलनी चाहिए। मैं कोई लाकानूनियत बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप जाइए और मुझे 2 घंटे बाद रिपोर्ट पेश करें। उसने डीएसपी से कहा और फिर मलिक मुनीर की तरफ रुख करके बोला, आप मुतमईन रहिए मलिक साहब, अगर मज़कूरा इंस्पेक्टर फराइद में गफलत और मध्यांती का मुजरिम पाया गया तो इसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। पाया गया का क्या मतलब? वो मुजरिम है, उसने इलाके के लोगों को परेशान कर रखा है, भत्थे वसूल करता है दुकानदारों से। ये शरीफ आदमी को चाहता है पकड़कर बंद कर देता है। कोई भी शरीफ आदमी इससे महफूज नहीं, जबकि हुंडे और बदमाश इलाके में दंदनाते फिर रही हैं। मलिक मुनीर ने कहा, मैंने डीएसपी साहब को तहकीकात का हुक्म दिया है, अब आपको मुतमईन हो जाना चाहिए। डीआईजी ने कहा। वो मलिक मुनीर जैसे लोगों की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ था। सीधी राह पर चलने वाले ऐसे लोगों की ख्वाहिश होती है कि दूसरे भी उनकी तकलीद करें। और फिर मलिक मुनीर तो इन मामलात में पूरे शहर में खासी शहरत रखता था। चंद साल पहले वो डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ उठ खड़ा हुआ था। उसके पास डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ बदउनवानियों के ठोस इल्जामात मौजूद थे और जब तक उस डिप्टी कमिश्नर का ट्रांसफर नहीं कर दिया गया था वो उस वक्त तक चैन से नहीं बैठा था। इस वक्त भी उसके तेवर बता रहे थे कि अगर उस थानेदार के खिलाफ फौरी कार्रवाई ना की गई तो वो इस मामले को बहुत ऊपर तक ले जाएगा। मलिक मुनीर शारकुलेटर लवारी में एक डॉक्टर के पास आ गया। उसकी मरहम पट्टी करवाने के बाद उसे घर छोड़ा और फिर अपने घर चला गया। उस रोज शाम को इंस्पेक्टर को मुअत्तल करके गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर सलमान एडवोकेट से मिलकर शार के खिलाफ साजिश में हिस्सा लेने और मुअज़्ज़िज़ और शरीफ शहरियों को रुसवा करने और रिश्वत लेने के इल्जामात आयद किए गए थे। पुलिस सलमान एडवोकेट को भी गिरफ्तार करना चाहती थी, लेकिन वो घर से फरार हो गया था। अखबारात ने पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की खबर शाह सुर्खियों में शाये की थी।
शार्क एक हफ्ते तक घर से बाहर नहीं निकला था। उन वाकयात से वो मोहतात हो गया था और बिला वजह किसी उलझन में नहीं फंसना चाहता था। पुलिस अफसर की मुअत्तली और गिरफ्तारी का यह मतलब नहीं था कि तमाम पुलिस वाले सुधर गए थे। शार्फ सुलेमान एडवोकेट के फरार हो जाने का अफसोस था। अब उसे समझने में देर ना लगी कि तमाम फसादात की जड़ वही बदबख्त और कमीना शख्स था, और उसे यकीन हो गया कि 14 साल पहले उसके माँ बाप को भी उसी ने कत्ल करवाया था। और वो डीएसपी जो 14 साल पहले उस इलाके का थानेदार था, वो भी शार्क को कत्ल के केस में फंसवाने की साजिश में शरीक था। मौजूदा थानेदार के खिलाफ तहकीकात की जिम्मेदारी उसी डीएसपी को सौंपी गई थी। उसने डीआईजी के अहकामात के तहत थानेदार के खिलाफ तो रिपोर्ट मुरतब कर ली थी और शाहियों के बयानात की रोशनी में उसे कसूरवार भी करार दे दिया गया था। लेकिन शार्क को शुबा था कि सलमान एडवोकेट को फरार का मौका भी उसी डीएसपी ने ही फराम किया होगा, क्योंकि 14 साल पहले अगर वो इस साजिश में शरीक था तो सलमान एडवोकेट की गिरफ्तारी से पुरानी बातें सामने आ सकती थी और खुद डीएसपी भी उसकी जद में आ सकता था। शार्क ने उन तमाम बातों को ज़हन में रखा था। उसे शुबा था कि डीएसपी किसी बात की आड़ लेकर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता था या सलमान एडवोकेट उसे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता था। उस जैसे बेदबीर और बदफितरत लोग कभी चैन से नहीं बैठ सकते थे। उनके सीनों में हसद और रकाबत की आग सुलगती ही रहती थी जो उन्हें बुराइयों पर उकसाती रहती। किसी नेक काम की ऐसे लोगों से तवक्को नहीं की जा सकती थी। इसी दौरान शार्क अपने दोस्त सुहेल की तरफ भी नहीं गया था। उसने अखबार में शार्क के साथ पेश आने वाले वाक़े और थानेदार के खिलाफ कार्रवाई के बारे में जरूर पढ़ा होगा और मुमकिन है उसने शार्क से राब्ता करने की कोशिश भी की हो, लेकिन उसे शार्क के घर का पता मालूम नहीं था। बाठी वाली दुकान के किराएदार लतीफ ने वादे के मुताबिक 30 तारीख से पहले ही दुकान खाली करके चाबी उनके हवाले कर दी। उसे कोई और दुकान नहीं मिली थी और वो अपनी लक्ष्मी वाली दुकान में मुंतकिल हो गया था। ये दुकान मेन रोड से जरा हटकर वाक़ थी, जिसकी वजह से वो अरसा बंद पड़ी थी, मगर अब लतीफ ने उस दुकान में अपना कारोबार शुरू कर दिया था। शार्क ने दुकान में रंग रोगन तो करवा लिया। वो कई रोज तक यही सोचता रहा कि यहाँ क्या कारोबार शुरू करे। उसके दादा ने यहाँ फलों की दुकान खोली थी, बाप भी यही कारोबार करता रहा था। बचपन में उसने भी बाप के साथ यही काम किया था। याद उसने फैसला किया कि फलों ही की दुकान खोल ले। उसका मकान और दुकान के किराए की 14 साल की कमाई अभी तक मरियम के नाम से बैंक अकाउंट में जमा थी। मरियम उसे कई मरतबा कह चुकी थी कि वो अपने नाम से अकाउंट खुलवा ले ताकि ये रकम उसकी अकाउंट में मुंतकिल कर दी जाए, मगर शार्क अब तक टाल मटोल से ही काम ले रहा था। उस रोज रात के खाने के बाद उसने मरियम की दी हुई चेक बुक निकाल ली। उसमें 1 लाख रुपए की रकम भरी। चेक पर उसने बैदगिर के आगे कैश लिखा था। माँ जी, मैंने फलोनी की दुकान खोलने का फैसला किया है। उसके लिए मुझे कुछ रकम की जरूरत है। ये मैंने 1 लाख का चेक भर दिया है। इस पर दस्तखत कर दे। कल चेक कैश करवा कर दुकान सेट करने के लिए कुछ सामान लेकर आऊंगा और फिर 2-4 रोज में दुकानदारी शुरू कर दूंगा। उसने चेक बुक मरियम के सामने रखते हुए कहा, 1 लाख ही क्यों? मरियम ने उसे घूरा। तुम सुबह मेरे साथ चलकर अपना अकाउंट खुलवा लो और सारी रकम उसमें मुंतकिल कर लो। मैं अब नहीं संभाल सकती। मेरे लिए 1 लाख की रकम काफी है माँ जी, शार्क ने कहा। बल्कि दुकानदारी शुरू करने के बाद भी इसमें आधी से ज्यादा रकम बच जाएगी। वो मैं अपने अकाउंट में जमा करवा लूंगा और बाकी रकम। मरियम ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। इसका दाखिला होने वाला है। उसने रदिया की तरफ इशारा किया। इसके बाद भी इसे पैसों की जरूरत पड़ेगी। आपको तो अंदाजा हो गया होगा कि तालीम कितनी महंगी है। मैं तो आपकी हिम्मत को दाद देता हूँ जो इसे बीए करवा दिया। अब ये एमए भी जरूर करेगी, लेकिन इस सिलसिले पे कोई बात नहीं सुनूंगा माँ जी। शार्क ने उसकी बात काट दी। अगर आपने इनकार किया तो मैं समझूंगा कि आप मुझे अपना बेटा नहीं समझती। नहीं पुत्र, ये बात नहीं, मरियम बोली। तो फिर खामोशी से सिर्फ 1 लाख के इस चेक पर दस्तखत कर दे। शार्क बोला, अच्छा ठीक है। मरियम के मुंह से गहरा सांस निकल गया, लेकिन सिर्फ दस्तखत करने से काम नहीं चलेगा। चेक कैश करवाने के लिए मुझे खुद भी बैंक जाना पड़ेगा। सुबह शार्क ने मरियम के साथ जाकर उस बैंक में अपना अकाउंट खोला। मरियम के अकाउंट से 1 लाख की रकम निकलवा कर उसमें से 20,000 जेब में रख लिए और बाकी रकम अपने अकाउंट में जमा करवा दी। बैंक से निकलकर उसने मरियम को घर भेज दिया और खुद दुकान की तरफ चला गया। वो उस दुकान को प्यारी अंदाज में शुरू करना चाहता था। उसके लिए उसने पहले ही मंसूबा बना रखा था। एक ही हफ्ते में उसने दुकान की खूबसूरत शेल्फ बनवा ली है। शीशे के खूबसूरत मर्तबान में अनवाउ इकसाम के ड्रामाई फ्रूट सजाकर शेल्फों पर रखे और फिर उसके 2-4 रोज बाद वो सुबह सवेरे मंडी गया और उस रोज से दुकानदारी शुरू कर दी। पहले ही रोज शाम के वक्त वो एक गाहक को फल्स दे रहा था कि मैले कुचैले लिबास में एक मजहूल सा आदमी दुकान के सामने आकर खड़ा हो गया। वो सूरत ही नशे का आदी लगता था। इस किस्म के लोग भीख मांगकर नशे की आदत पूरी किया करते थे।
शार्क उसे भी भिखारी ही समझा। गाहक के जाने के बाद वो आदमी करीब आ गया। शार्क ने उसकी तरफ देखा तो चौंके बगैर ना रह सका। उसने उस शख्स को पहचान लिया था। पहली मर्तबा जब वो मरियम के साथ किराएदार को दुकान खाली करने के लिए कहने आया था तो उसकी पान की दुकान थी। इस शख्स ने लतीफ को 50 का नोट दिया और लतीफ ने उसे कागज की एक थैली थमा दी थी, जिसे लेकर ये शख्स चला गया था। अब भी इस शख्स ने जेब से 50 रुपए का टूटा मुड़ा नोट निकाला और कुछ कहे बगैर शार्क की तरफ बढ़ा दिया। क्या चाहिए? शार्क ने 50 का नोट उसके हाथ से लेते हुए पूछा। अफगानी पाउडर। लतीफ ने तुम्हें बताया नहीं कि मैं यहाँ क्या लेने आता हूँ? उस शख्स ने कहा। यह पाउडर की दुकान है। शार्क ने उसे घूरा। चल भाग यहाँ से। उसने 50 का नोट दोबारा उस शख्स के हाथ थमा दिया। एक तो इतने दिन बाद दुकान खोली है और सौदा भी नहीं देता। लतीफ की दुकान पर ही जाना पड़ेगा लक्ष्मी। वो शख्स बुड़बुड़ाता हुआ चला गया। उस रोज 3 ऐसे आदमी आए थे जिन्होंने उससे अफगानी पाउडर मांगा था। उसके बाद कितने रोज तक ये सिलसिला चलता रहा। रोजाना कई गाहक ऐसे आते जो 50 या 100 का नोट देकर उससे अफगानी पाउडर तलब करते। उनमें कुछ सफेद पोई भी होते और कुछ भिखारी किस्म के भी आदमी। उस रात 9 बजे एक कार उसकी दुकान के सामने आकर रुकी। ड्राइविंग सीट पर एक खूबसूरत और जवान औरत के अलावा और कोई नहीं था। शार्क की दुकान पर कार वाला गाहक भी आते ही रहते थे। वो औरत इंजन बंद करके कार से उतर आई। शार्क के अंदाजे के मुताबिक उसकी उम्र 30 के लगभग रही होगी। उसने दुकान के सामने रुककर पहले अजीब सी निगाहों से इधर उधर देखा, फिर 1 किलो अमरूद तुलवा कर पर्स में हाथ डालते हुए कहा, कितने पैसे? 10 रुपए। और कुछ नहीं चाहिए? शार्क ने पूछा। उस औरत ने पर्स में से एक 10 और एक 500 का नोट निकालकर शार्क की तरफ बढ़ा दिया। वो घबराई हुई सी थी और बार बार इधर उधर देख रही थी। 10 रुपए के साथ 500 रुपए का नोट देखकर शार्क इस तरह उस औरत की तरफ देखने लगा जैसे उसकी ज़हनी हालत पर शुबा करने लगा हो। ये 500 का नोट? उस औरत ने एक बार फिर इधर उधर देखते हुए घबराए हुए लहजे में कहा, अफगानी पाउडर? मैं समझा नहीं। शार्क ने उसे घूरा। मैं हमेशा यहीं से ले जाती हूँ। पहले यहाँ पान की दुकान थी और मुमकिन है वो पान वाला अफगानी पाउडर रखता हूँ। मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं। ये फनों की दुकान है, कॉस्मेटिक की नहीं। शार्क ने कहते हुए 500 का नोट उसे लौटा दिया। वो औरत चलने में अजीब सी निगाहों से उसकी तरफ देखती रही। फिर उसने शार्क के हाथ से नोट जपटा, अमरूद वाला लिफाफा उठाया और कार में बैठ दी। उसने दरवाजा उस जोर से बंद किया था कि आसपास से गुजरते हुए लोग मुड़कर उसकी तरफ देखने लगे। उसने इंजन स्टार्ट करके गाड़ी बड़े खतरनाक अंदाज में आगे बढ़ाई। शायद उस पर किसी किस्म की झुंझलाहट सवार हो गई थी। शार्क अब वाकई परेशान हो गया था। उसके पास अफगानी बॉर्डर के गाहक आ रहे थे और बकौल उन गाहकों के वो लतीफ से ये सौदा लेते रहते थे, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि अफगानी पाउडर होता क्या है। शार्क आमतौर पर रात 10:30 बजे दुकान बंद कर दिया करता था। उस रात वो दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था कि एक आदमी उसकी दुकान पर आकर रुका। वो दुबला पतला लंबा सा आदमी था। उसने जिस्म पर चादर लपेट रखी थी, सर पर मफलर लिपटा हुआ था और शेव भी बड़ा हुआ। क्या हाल है शार्क बाबू? उस शख्स ने इस तरह बेतकल्फिजों से हाथ मिलाया जैसे बहुत पुरानी जान पहचान हो, मगर वो चेहरा शार्क के लिए कतई अजनबी था। मैंने पहचाना नहीं। शार्क ने उलझी हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा। नहीं पहचाना तो इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मैं तो तुमको जानता हूँ। उस शख्स ने कहते हुए चादर में काले रंग का एक शॉपिंग बैग निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दिया। तुम्हारे ग्राहक वापस जा रहे हैं। मैंने सोचा तुम्हें माल दे दूं। लो ये रख लो, आधा किलो है। पैसे बाद में दे देना। ग्राहक को 25 रुपए की एक पुड़िया देना। ये है क्या? शार्क ने उलझी हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा। अफगानी पाउडर है शार्क बाबू, पैसा ही पैसा इसमें। लंबा माल है। तुम्हारे पास ऐसे ऐसे गाहक आएंगे कि तुम मुंह मांगे पैसे ले सकते हो उनसे, उस शख्स ने कहा। अफगानी पाउडर के गाहक तो वाकई आ रहे हैं, मगर ये है क्या? शार्क ने कहते हुए थैले में हाथ डाला। उसमें प्लास्टिक की छोटी छोटी थैलियां भरी हुई थी। हर थैली में चुटकी भर सफेद रंग का पाउडर भरा हुआ था। वो एक पुड़िया निकाल कर उसे देखने लगा। शार्क बाबू, वो आदमी इधर उधर देखते हुए बोला, इस थैले को नीचे रखो, छुपा कर, किसी की नजरों में नहीं आना चाहिए। ऐसी चीजें चोरी छप्पे बिकती हैं और बड़े पैसे देती हैं। ऐश करोगे। ऐसी क्या चीज है जो चोरी छप्पे बिकती है? शार्क ने पुड़िया दोबारा थैले में डाल दी। वो सिर्फ एक बात जानता था कि शराब, अफ्यून, चरस और ऐसी नशावर चीजें चोरी छप्पे फरोख्त होती हैं। उसकी नजरों में उन लोगों के चेहरे उभर आए जो उसके पास अफगानी पाउडर मांगने आते रहे थे। उनमें से हर शख्स चेहरे से नशे का आदी ही लगता था। और तकरीबन 1 घंटा पहले जो औरत आई थी वो अगरचे खूबसूरत थी, मगर शार्क को उसकी आंखों में भी नशे की सुर्खी नजर आई थी। दफतन उसके ज़हन में एक नाम उभरा, हीरोइन।
उसने जिंदगी के 14 साल जेल में गुजारे थे। जेल में अखबार पढ़ने का मौका भी कभी कभार ही मिलता था। उसने एक आध मर्तबा किसी खबर में हीरोइन का नाम भी पढ़ा था। जेल से आने के बाद भी वो अखबार कभी कभार ही पढ़ता था। तकरीबन 15 दिन पहले उसने अखबार में किसी का बरासला पढ़ा था।